आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। यह इस चैप्टर का 5वां पार्ट है और इस पार्ट में हम जर्मन के एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर के 4 पार्टों पर चर्चा किया था और उन चारों पार्टों को हमने अपलोड भी कर दिया है। अगर आप लोग उन चारों पार्टों को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे इसे भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से वह पार्ट देखिएगा। और उसके बाद इस पार्ट में हम आज, जैसा कि हमने बताया कि मैं जर्मन के एकीकरण के विषय में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले पार्टों से ही, पिछले क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी को, तो उसके बाद फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में क्या बदलाव हुआ था कि यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे, यूरोप के जो अन्य देश थे, उनमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी थी। और उसी राष्ट्रवाद की भावना का परिणाम यह था कि यूरोप के अधिकांश देशों में भी क्रांति होने लगे। किसके विरुद्ध? राजाओं के विरुद्ध, कि हमें भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए। तो उसी कड़ी में हम आज जर्मन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रवाद के निर्माण में केवल युद्ध और क्षेत्रीयता ही मायने नहीं रखता, बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कलाकार, वहाँ की साहित्य, वहाँ की भाषा आदि की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसी कड़ी में हमने यह भी चर्चा किया था कि 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप भयंकर भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था। यूरोप भयंकर भूखमरी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। उसके बाद क्या हुआ था कि एक आंदोलन हुआ था, उदारवादी आंदोलन हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में एक उदारवादी आंदोलन हुआ था, जिसे हम कृषक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो उस आंदोलन के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। और जहां अभी तक 25 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को मत का अधिकार दिया गया था, वहीं पर 1848 के आंदोलन के बाद 21 वर्ष की आयु से अधिक वाले सभी पुरुषों को मत का अधिकार दिया गया। और लुई फिलिप, जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की थी, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। तो हमने यह सब पिछले पार्ट में पढ़ा था। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग हर पार्ट को देखिए। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब हम इस पार्ट में चर्चा करते हैं जर्मन के एकीकरण, कि जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ। सर्वप्रथम यहां से एक प्रश्न बनता है कि 1848 ईस्वी का वह समय था जब यूरोप में उदारवादी आंदोलन हो रहा था। तो उसी समय जर्मन में भी एक आंदोलन हुआ था। उसी समय जर्मन में भी एक आंदोलन हुआ था और फ्रैंकफर्ट शहर जो था, यह आंदोलन का केंद्र बना था। फ्रैंकफर्ट शहर यह आंदोलन का केंद्र बना था। किसके आंदोलन का? जर्मन के आंदोलन का यह केंद्र बना था। तो यहां से जो प्रश्न बनता है, आप लिख लीजिए कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था। पहला प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट संसद का आंदोलन कब किया गया था। जब जर्मन के लोगों ने आंदोलन किया, फ्रैंकफर्ट शहर को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया, तो उसके बाद फ्रैंकफर्ट शहर में ही उन्होंने सेंट पॉल चर्च में एक संसद की स्थापना की। एक
संसद की स्थापना की और उसमें 831 सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया। तो यहां से जो प्रश्न बनता है वह पहला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था। हालांकि आपके टॉपिक में प्रश्न है फ्रैंकफर्ट संसद पे टिप्पणी कीजिए। आप अगर हम इन प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्नों को चूंकि अलग अलग करके पॉइंट में लिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगर आप इन पार्टों को मिलाकर लिखेंगे तो आपकी टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था, तो यहां से प्रश्न बनता है, इसका उत्तर आप लिखिए। संसद का आयोजन 18 मई 1848 ईस्वी को किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था, तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई 1848 ईस्वी को किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था, तो फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई 1848 ईस्वी को किया गया था। अब अगला जो प्रश्न बनता है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहां किया गया था या किस स्थान पर किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहां या फिर किस स्थान पर किया गया था, तो लिखिए फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन फ्रैंकफर्ट शहर में, फ्रैंकफर्ट शहर में, शहर के सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में किया गया था, किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई 1848 ईस्वी को किया गया था। कहां पर किया गया था, फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में किया गया था। ये दोनों प्रश्न क्लियर हैं। इसके बाद यहां से अब जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संसद में कितने सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया था, या फ्रैंकफर्ट संसद में कितने सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद में कितने सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की थी या कितने सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया था। तो लिखिए कि फ्रैंकफर्ट संसद में संसद में 831 सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद में 831 सदस्यों ने स्थान ग्रहण किया था।
या पदभार ग्रहण किया था, स्थान ग्रहण किया था। ठीक है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन जो 18 मई 1848 ईस्वी को किया गया था, फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इसका आयोजन किया गया था और फ्रैंकफर्ट संसद में 831 सदस्यों ने स्थान ग्रहण किया था। इतना पॉइंट क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे अभी फ्रैंकफर्ट संसद से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम जर्मन, चूंकि इस पार्ट में हम जर्मन के एकीकरण के विषय में ही चर्चा करेंगे, बहुत लंबा पार्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका यहां से कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर जर्मन के एकीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद के जो सदस्य थे। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह किसी व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ऐसे फ्रैंकफर्ट के संसद के जो सदस्य थे 831 सदस्य, यह भी किसी को अपना नेता चुने थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। किसे नेता चुने थे उसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, प्रश्न आप लोग लिख लीजिए कि फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना था? फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना था? तो उत्तर में लिखिए कि फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना था? इसी से लिख दें या फिर ब्लू वाले से लिख दें? चलिए, फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ विल्हेम चतुर्थ को चुना था। ठीक है, चतुर्थ को चुना था, लेकिन परंतु इन्होंने उनके मत को अस्वीकार कर दिया।
जर्मन जो फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्य थे वे कहे चलिए भैया फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ से कहे कि आप जर्मन राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाइए, आप हम लोगों का नेतृत्व करिए। लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने इनके मत को अस्वीकार कर दिया। परंतु इन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद के, या ऐसे लिख लीजिए कि इन्होंने उनके मत को अस्वीकार कर दिया, उनके मत को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन जब हुआ फ्रैंकफर्ट शहर में और 831 सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट संसद के जो सदस्य थे उन्होंने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को चुना। किसे चुना, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना था। तो फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को चुना था। लेकिन यह गजब निकले, इन्होंने उनके मत को अस्वीकार कर दिया, कहा कि हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने राजशाही व्यवस्था से ही संतुष्ट हैं और हम राजतंत्र को ही महत्व देंगे और जो राजतंत्रीय व्यवस्था के जो कार्य हैं उसे ही हम करेंगे, हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं करेंगे। फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने उनके मत को अस्वीकार कर दिया। तो इतना क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ कहाँ का राजा था, तो यह प्रसा का राजा था। हाँ, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ कहाँ का राजा था, तो यह प्रसा का राजा था। इतना क्लियर है। इसके बाद अब आगे चलिए। सर्वप्रथम किसने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो लिखिए कि सर्वप्रथम फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया था। ठीक है कि सर्वप्रथम फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसने जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो सर्वप्रथम फ्रैंकफर्ट संसद के जो सदस्य थे उन्होंने ही जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्यों ने, इतना याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, गर्मी बहुत है, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा शर्ट भी भीग गया है, हम भी भीग गए हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद था, इसका अंत कैसे हुआ, इसको समाप्त कैसे किया गया। ठीक है, क्योंकि हम जो फ्रैंकफर्ट संसद का जो टिप्पणी से संबंधित आपका प्रश्न है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको अलग करके लिख रहे हैं, क्योंकि बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी जो प्रश्न बनते हैं वह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बीच से ही निकाले जाते हैं, और जितने भी बच्चे हैं उसी में भ्रमित हो जाते हैं और उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हम फ्रैंकफर्ट संसद का जो टिप्पणी से संबंधित प्रश्न आपसे है, उसी के जितने भी महत्वपूर्ण है, जहां से अति लघुत्तरी प्रश्न बन सकते हैं या जहां से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, हम उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग करके चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अब आगे चर्चा करेंगे कि फ्रैंकफर्ट संसद का अंत कैसे हुआ या फ्रैंकफर्ट संसद को कैसे समाप्त किया गया। चलिए लिख लीजिए प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट संसद को कैसे समाप्त किया गया। ऐसे कौन सी परिस्थितियां आ गई, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रैंकफर्ट संसद का जो कि क्रांतिकारियों ने जिसका आयोजन किया था 1848 ईस्वी में, उसको समाप्त करना पड़ा। ठीक है, अब हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद का अंत कैसे हुआ। हेडिंग डाल लीजिए, फ्रैंकफर्ट संसद का अंत। चूंकि यह मध्यम वर्गीय लोगों का आंदोलन था, जिसमें शिक्षित वर्गों ने भाग लिया था, तो इस आंदोलन से दो व्यक्तियों को बहुत दिक्कत थी। और वह दो व्यक्ति कौन थे? वह दो व्यक्ति थे कुलीन वर्ग और सेना। सेना और कुलीन वर्गों द्वारा निरंतर इसका विरोध किया जा रहा था, निरंतर इसका विरोध किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मध्य वर्गीय जो लोग थे, उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद फिर सेना ने इस संसद को भंग कर दिया, अर्थात इस संसद को समाप्त कर दिया। तो यही है, इसे आप लोग लिख लीजिए कि चूंकि कुलीन वर्ग और सेना द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जा रहा था, कि फ्रैंकफर्ट संसद का अंत में चूंकि कुलीन वर्ग और सेना द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जा रहा था, उसके बाद मध्यम वर्गीय लोगों ने
मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। जिसके कारण इनमें फूट पड़ गई। किया जिससे वे अपना समर्थन खो बैठे। जिससे वे अपना समर्थन खो बैठे। अंत में सेना को बुलाकर फ्रैंकफर्ट संसद को समाप्त कर दिया गया। या भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए। फ्रैंकफर्ट संसद में क्या था कि चूंकि कुलीन वर्ग और सेना द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जा रहा था कि कुलीन वर्ग और सेना को फ्रैंकफर्ट संसद जरा सा भी इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इनका यह निरंतर विरोध कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे, चूंकि इस आंदोलन में मध्यम वर्गीय लोगों के साथ मजदूर और कारीगर भी जुड़े थे। लेकिन हुआ क्या कि मध्यम वर्गीय लोगों ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। जिससे वे अपना समर्थन खो बैठे। जब आप हमारा विरोध करेंगे तो हम आपका समर्थन क्यों करेंगे? तो यही हुआ कि जो मजदूर और कारीगर वर्ग के लोग थे वे समर्थन देना बंद कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि संसद में फूट पड़ गई और अंत में सेना को बुलाकर फ्रैंकफर्ट संसद को भंग कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। इतना क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे टिप्पणी पूछेगा तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलाकर लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, रूढ़िवादी जो ताकतें थी वह 1848 में जो यह उदारवादी आंदोलन हुआ था इसको दबाने में सफल तो हुए, लेकिन वे अपनी पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। अर्थात वे निरंकुशवाद को या निरंकुशवादी शासन व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। रूढ़िवादी ताकतों को इसमें सफलता मिली, चूंकि यह उदारवादी आंदोलन था। मध्यम वर्गीय लोगों के जो शिक्षित और व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उनका यह आंदोलन था। तो इस आंदोलन को दबाने में उन्होंने सफलता तो प्राप्त की, लेकिन अपने पुरानी शासन व्यवस्था निरंकुशवाद शासन व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए, अपनी पुरानी शासन व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब राजाओं को भी लगने लगा था, अब राजाओं को भी यह समझ में आ गया था कि हमें इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर यह विरोध होता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि राजाओं को यह बात समझ में आ गई कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की मांग को मानकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए
कि राजाओं ने किस तरह से उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांति को समाप्त करने का निर्णय किया। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए कि राजाओं को यह बात समझ में आ गई। राजाओं को, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए कि राजाओं को यह बात समझ में आ गई कि उदारवादी और राष्ट्रवादी लोगों की मांगों को मानकर ही इस गतिरोध को, इस क्रांति को या इस विरोध को समाप्त किया जा सकता था। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि जो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे, उनकी जो मांगे थी उसको मानकर इस आंदोलन को वे लोग या इस क्रांति को समाप्त कर दिए। इसके बाद हुआ क्या कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। 1848 में जो यूरोप का राष्ट्रवाद था वह प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। और जो उसके बाद जो राष्ट्रवादी या रूढ़िवादी ताकतें थी वह राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा दे रहे थे ताकि राजा की शक्ति को बढ़ाई जा सके, इसीलिए जो रूढ़िवादी ताकतें थी वह राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रही थी, हवा दे रही थी। चूंकि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह जब राजा ने उदारवादी और राष्ट्रवादियों की जो मांगे थी उसको मान ली और उसके बाद क्रांति को समाप्त किया जा सका, तो जो राष्ट्रवादी लोग थे वे प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुके थे। अब उसके बाद क्या किया कि जो रूढ़िवादी ताकतें थी वह राष्ट्रवाद की भावना को फिर हवा देने लगे। हवा किस लिए दे रहे थे? ताकि राजा की शक्ति को बढ़ाया जा सके, राजा की शक्ति में वृद्धि हो। ठीक है, वृद्धि हो, इसे आप लोग समझ लीजिए। चलिए, इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से रूढ़िवादी ताकतों ने 1848 के जो उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको किस तरह से इन्होंने दबाया। और इसका समर्थन किसने किया? रूढ़िवादी ताकतों का समर्थन किसने किया? इसके विषय में हम लिख देते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं और अब कुछ ही अंश बचे हैं इस पार्ट के, उन पे हम चर्चा करके उसके बाद इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए, अब क्या हुआ कि आपने देखा कि किस तरह राजा और सेना की ताकतें मिलकर, राजा और सेना की ताकतें मिलकर उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन को समाप्त कर दिया या कुचल दिया। इसका समर्थन किसने किया था? जो राजा और सेना की जो संयुक्त मिली भगत थी, जिसके कारण उदारवादी या राष्ट्रवादी आंदोलन को समाप्त किया जा सका, उसका समर्थन किसने किया था? उसका समर्थन प्रशिया के भूस्वामिनियों ने किया था। जो प्रशिया के भूस्वामी थे उनको किस नाम से जानते हैं? तो लिख लीजिए आप प्रश्न कि प्रशिया के भूस्वामी को, प्रशिया के भूस्वामी को जंकर भी कहा जाता था। इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था जंकर।
जंकर, कि प्रसिया के भूस्वामी को जंकर भी कहा जाता था। और इन्होंने ही जो राजा और सेना की संयुक्त ताकतों का समर्थन किया था। किसके विरुद्ध? उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध। कि जो उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे उसके विरुद्ध प्रसिया के भूस्वामी ने, जिन्हें जंकर भी कहा जाता था, इन्होंने समर्थन किया था। और इनके समर्थन के कारण ही उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन को समाप्त किया जा सका। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे कि एक प्रसिया के प्रमुख मंत्री थे, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उनके विषय में चर्चा करके उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देंगे। तो प्रसिया के एक मंत्री थे ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क यह कौन थे? यह प्रसिया के प्रमुख मंत्री थे। यह प्रसिया के प्रमुख मंत्री थे, हम मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, कि प्रमुख मंत्री थे। और इन्होंने जर्मन के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। और इन्होंने जर्मन के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। एकीकरण की बुनियाद रखी थी। बुनियाद रखी थी। अब आपसे यहां से अगर प्रश्न पूछेगा कि जर्मन के एकीकरण की बुनियाद किसने रखी थी, तो उसका उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क। और इस काम में मतलब कि जर्मन के एकीकरण की जो बुनियाद रखी थी, इसमें इनको सहयोग की आवश्यकता थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि तथा इस काम के लिए प्रसिया की सेना और नौकरशाही, हम कह सकते हैं प्रशासन तंत्र। नौकरशाही मतलब प्रशासन तंत्र की मदद ली। ठीक है। इसके आगे अब लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, ये भी दिखाई दे रहा है ना। कि नौकरशाही प्रशासन तंत्र की इन्होंने मदद ली। ऑटो वान बिस्मार्क कौन थे? यह प्रसिया के प्रमुख मंत्री थे और इन्होंने ही जर्मन के एकीकरण की बुनियाद रखी थी। अब यहां से आपसे अलग से अगर प्रश्न पूछ ले कि जर्मन के एकीकरण की बुनियाद किसने रखी थी, तो जर्मन के एकीकरण की बुनियाद ऑटो वान बिस्मार्क ने रखी थी। और इसके लिए, इस काम के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रसिया की सेना और जो नौकरशाही यानी कि जो प्रशासन तंत्र था उसकी मदद ली। इनमें कुछ और भी लिखना है, इसे आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे कि 7 वर्षों में 3 युद्ध किए।
3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों को पराजित करके जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी किया गया। ठीक है, ऊपर हम लिख देते हैं ऐसे ताकि आपका यह प्रश्न समाप्त हो जाए। चलिए, कि 7 वर्षों में इसी के ऊपर लिखना है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, व फ्रांस को पराजित कर जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। ठीक है, कि ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें जर्मन एकीकरण का जनक कहा जाता है या जिन्होंने जर्मन एकीकरण की बुनियाद रखी थी, उनके दौरान 7 वर्ष में इन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित करके जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी की। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आया? कोई भी डाउट होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए, अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 1871 में वर्साय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजा विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। यहां से अब जो प्रश्न बनेगा कि विलियम प्रथम को कब जर्मन राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया, तो उत्तर होगा 1871। चलिए, प्रश्न है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो लिखिए कि जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह का आयोजन किया गया, और इसी आयोजन में प्रसा के राजा
विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है। कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में वर्साय में एक समारोह का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इतना क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बाद क्या हुआ कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी को 18 जनवरी 1871 ईस्वी को प्रशा के या जर्मन राज्यों के जो राजकुमार थे और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो ऑन बिस्मार्क समेत कुछ और मंत्रियों की एक सभा बुलाई गई और उस सभा में क्या हुआ कि 18 जनवरी 1871 को लिख लीजिए कि 18 जनवरी 1871 को 71 ईस्वी को विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा किसके नेतृत्व में और कब की गई? तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा 18 जनवरी 1871 ईस्वी को विलियम प्रथम के नेतृत्व में किया गया था। जर्मन साम्राज्य की घोषणा किसके नेतृत्व में और कब किया गया था, यह प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी को विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इतना क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इस क्लास को हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नए राष्ट्र ने जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया कि जो मुद्रा था, मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के विषय में जो यह नया राष्ट्र बना था, इसने विशेष ध्यान दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी पॉइंट्स में डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछिएगा और हमने अगर कोई भी प्रश्न छोड़ा भी है तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।